नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे कि शोषण के अंतर्गत विभिन्न आपकी एक टॉपिक है जिसमें मानव शोषण की क्रियाविधि। मानव में शोषण क्रियाविधि कैसे होती है, मानव की शोषण क्रियाविधि किन किन स्टेप के द्वारा होती है। अभी इसके पहले आपने अध्ययन किया था कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है और इससे कहा पढ़ा था कि वायु शोषण क्या होता है। तो वायु शोषण में आप देखा होगा कि एक कोशिकी जो होते हैं अर्थात जिसे कह लें कशेरुकी वाले जीव, जैसे मेढक हो गया, आपका मछली हो गई और केंचुए हो गए, ये सभी जो होते हैं ये अपनी बाह्य त्वचा के द्वारा अर्थात कह लें कि स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा, क्लोम के द्वारा ये श्वसन क्रियाएं संपन्न करते हैं। और दूसरी आते हैं जिसमें आपने दूसरा अध्ययन का श्वासोच्छ्वास क्या होता है, जिसमें एक नासा नांग होता है जिसे या नासा छिद्र बोलते हैं, कह लें जैसे आपका एक नाक है, नाक के द्वारा जो होती है ऑक्सीजन को ग्रहण करना, एक शुद्ध मतलब कहते हैं शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करना, तो ऑक्सीजन को क्या करना, ग्रहण करना, और वही अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कह लें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अशुद्धिक रूप में होती है उसको शरीर से क्या करना, उसी के माध्यम से क्या श्वास नागों के द्वारा क्या करना, बाहर निकालने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, जिससे इंग्लिश होती है ब्रीथिंग। अब ये चीज जाने हैं, इसी को आज हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। और एक आपकी टॉपिक है होमोग्लोबिन क्या होता है। होमोग्लोबिन एक आपका प्रोटीन होता है जिसमें देखा जाता है, जिसमें लौह युक्त और उसमें हीमो प्लस ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, जो आपका देखेंगे कशेरुकी जंतुओं में लाल रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वही अकशेरुकी जंतुओं में अस्थायी जो है अर्थात जिससे प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये क्या एक प्रोटीन युक्त होता है जो अगर देखा जाए अस्थायी जो होता है, ये जो है ऑक्सीजन से क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करके मतलब मिलकर जो है यह अस्थायी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। इसी को हम जानेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है। अब आगे जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा मानव में श्वसन अर्थात मानव में श्वसन की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में, मैकेनिज्म रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में मतलब मानव में श्वसन क्रियाएं कैसे होती हैं या आप किसे कहते हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं। मानव में श्वसन, देखिएगा मानव में श्वसन क्रियाओं को निम्नलिखित दो पार्ट में, दो भागों में बांटा गया। पहला आते बाह्य श्वसन आता है जिसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑफ रिस्पिरेशन, और दूसरा आता है श्वासोच्छ्वास जिसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं। ये दोनों स्टेप जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कहते हैं श्वासोच्छ्वास अर्थात जिसे वायु श्वसन कहते हैं, वायु श्वसन के लिए सभी कशेरुकी जंतुओं में जैसे सरीसृप हो गया, पक्षी एवं स्तनधारी जीव हो गए, अर्थात इसे वायु श्वसन कैसे करते हैं। जैसे देखा जाए मेढक में त्वचा, मछलियों या गलफड़ों या मनुष्यों में फेफड़ों के द्वारा। जैसे त्वचा में देखा जाए तो मेढक हो गया त्वचा के द्वारा, गलफड़े मछलियां गलफड़े के द्वारा, और इसके बाद आते हैं मनुष्य फेफड़े के द्वारा क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण अर्थात श्वसन क्रियाएं संपन्न करता है। अब आता है दूसरा स्टेप श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग किसे कहते हैं। तो इसमें देखिएगा वायुमंडल से अर्थात वायुमंडल से श्वास नंगों द्वारा, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है O2 है, वो श्वास नंगों के द्वारा अर्थात नाक के द्वारा, मुख गुहा के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करना तथा अशुद्ध वायु को कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे देखिएगा अशुद्ध वायु
तो कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध वायु हो गई। उससे क्या कहते हैं, को बाहर किससे, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोश्वास कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहते हैं फेफड़े में गैसीय विनिमय कैसे होता है, मतलब फेफड़े के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेना और क्या कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को प्रोसेस को समझते हैं। देखिएगा, फेफड़े में गैसीय विनिमय समानता विसरण द्वारा होता है। जो गैसीय विनिमय होता है विसरण द्वारा, विसरण माने फैलाव, मतलब फेफड़े में जो होता है, जब ऑक्सीजन आप ग्रहण करेंगे तो उसमें फैला होगा, विसरण होगा। तो कहते हैं होता वायु कोशों में, अर्थात वायु कोशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन रुधिर कोशिकाओं में जो वायु होती है वो आप जब हम अपने नासा छिद्र को द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वायु कोशों में जाता है, फेफड़े को वायु कोशों में जाता है। तो कहते हैं ऑक्सीजन रुधिर कोशिकाओं तथा रुधिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशों में क्या करती है, विसरित हो जाती है। देखिएगा, ऑक्सीजन रुधिर कोशिकाओं में तथा रुधिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशों से विसरित हो जाती है, मतलब अर्थात क्या होती है, वायु कोशों से विसरित में फैल जाती है। इसी को क्रिया को फेफड़े में गैसीय विनिमय कहते हैं। देखते हैं ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ऑक्सीजन का कैसे परिवहन किया जाता है उसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, फेफड़े में ऑक्सीजन विनिमय के दौरान वितरित ऑक्सीजन रुधिर में उपस्थित श्वास वर्धक या हीमोग्लोबिन के साथ लगातार क्रिया कर क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है वो रुधिर क्या होते हैं, रुधिर से क्रिया करके जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या करती है, निर्माण करती है। कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक उत्पाद बनाती है जिसका संपूर्ण शरीर में परिवहन क्या होता है, परिवहन होता है। अब क्या करती है, ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, आप फेफड़े में जाकर रुधिर से जो है ऑक्सीकरण करके और क्या करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देती है नाम उत्पाद के द्वारा, जिस बनाते जिसका संपूर्ण क्या करती है, शरीर में परिवहन का कार्य करती है। तो ऑक्सीजन के द्वारा हुआ। ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय, कहते हैं ऊतक स्तर पर फेफड़े की सतह की परंतु स्वभाव में विपरीत गैसीय विनिमय होता है। ऊतक में जो होते हैं, कहते हैं ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय, मतलब एक विपरीत दिशा में होता है। यहाँ पर देखें, ऊतक स्तर फेफड़े की सतह की परंतु स्वभाव में विपरीत गैसीय विनिमय होता है। ऊतक में जो होते हैं, रुधिर में जो ऑक्सीजन होता है ऊतक में, उसमें विनिमय जो होता है एक विपरीत दिशा में होता है। कहते हैं होता अर्थात रुधिर अर्थात क्या करेंगे आप, ऑक्सीजन O2 ऊतकों में मुक्त हो जाती है। जो ऑक्सीजन जो होती है हमारे पूरे शरीर, जो शरीर सेल का निर्माण हुआ ऊतक के द्वारा हुआ, तो ऊतक क्या करती, सभी हमारे ऊतकों में ऑक्सीजन क्या करती है, आपकी मुक्त हो जाती, मतलब फैल जाता, क्या फैल जाती है, मुक्त अर्थात जो रुधिर अर्थात ऑक्सीजन ऊतकों में मुक्ति होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे मान ले हम ऑक्सीजन को क्या किए, ग्रहण किए, तो ऑक्सीजन क्या रुधिर से मिलकर जो होती है वो हमारे ऊतकों में विलीन हो जाती है, मतलब फैल जाती है, और उसी से जो है ऊतकों से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह क्या करती है, से रुधिर में क्या होता है, विसरित हो जाती है। अब क्या करती है, कहते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से रुधिर में विसरित होकर आ जाती है। अब यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय। तो एक बार और इससे जानते हैं, ऊतक स्तर पर फेफड़े की सतह की परंतु स्वभाव में विपरीत गैसीय विनिमय होता है। कहते हैं कि इसमें भी मतलब ऊतकों में गैसीय विनिमय होता है। कैसे होता है तो जानते हैं, जब ऑक्सीजन के क्या होती है, जब ऊतक में प्रवेश करती है तो ऊतक में क्या होती है, ऑक्सीजन विसरित हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कहते हैं ऊतक मुक्त हो जाती, मतलब उसमें छोड़ दिया जाता है, चली जाती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से रुधिर में क्या होता है, विसरित हो जाती है। जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ऊतक से क्या होती है, रुधिर में विसरित हो जाती है, मतलब फैल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखिएगा,
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, तो कहते हैं कि लगभग आपका 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती आपके रुधिर में क्या करती है, कितना बनाती, 5 से 7% जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में क्या करती है, अर्थात कह ले कि कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर की प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। कह लें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह रुधिर में घुलकर वह ऊतक के माध्यम से आपका कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड ऊतक के रुधिर में मिलकर जो है कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जिसका सूत्र होता है H2CO3 होता। कार्बोनिक अम्ल बनाती है। अब कार्बोनिक अम्ल बनाना ही निम्न क्रिया द्वारा संपन्न होता है। आप ये कह लें कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, तो आप ये कहेंगे लगभग 5 से 7% जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्लाज्मा में होती है। प्लाज्मा में क्या करती है, घुलकर जो है कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है, जो एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जो है H2CO3 का निर्माण होता है और कार्बोनिक अम्ल मिलकर जो है आपका निम्न क्रिया संपन्न करते हैं, जो इस प्रकार है। देखिएगा, जिसमें आपका जल होता है, H2O होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात जल दोनों क्या करेंगे, व्युत्क्रमण क्रिया करेंगे एंजाइम की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रोलिक अम्ल अर्थात जिसे कहेंगे कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होगा। जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर एंजाइम की उपस्थिति में वो भी व्युत्क्रमणिक क्रिया के द्वारा किसका निर्माण करेंगे, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करेंगे। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का जो है परिवहन के विधि के नाम से जाना जाता है। साधारण में कह लें कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों क्या करेंगे, एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। कौन सी क्रिया करेंगे, व्युत्क्रमण क्रिया करेंगे, तब आपका कार्बोनिक क्या करते हैं, अम्ल का निर्माण होगा। इसी को क्रिया को क्या कहते हैं, जिसका कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है, पहले आप जानेंगे CH2 अर्थात क्या होगा, H2CO3 का निर्माण होगा। और ये H2CO3 का निर्माण कैसे होगा, आपका जल अर्थात H2O प्लस आपकी ऑक्सीजन O2 मिलकर जो होते हैं कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करेंगे, जिसका सूत्र होता है H2CO3, ठीक है। ये आपका होगा, ये क्रिया क्या कहलाती है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, परिवहन कहलाता है। अब इसमें जानते हैं, अब आते हैं होमोग्लोबिन, जो अभी आपको हम पहले बताए थे। देखिएगा, यह एक जटिल प्रोटीन होती है। होमोग्लोबिन क्या होती है, एक जटिल प्रोटीन होती है जिसका निर्माण लौह युक्त हिम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है, जिसका निर्माण लौह युक्त हिम तथा हीमोग्लोबिन से प्रोटीन से होता है। यह सभी कशेरुकी प्राणियों में क्या होते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होते हैं, अर्थात ये कह लें कि लाल रुधिर रुधिराणुओं में पाए जाते हैं। आप साधारण में कह लें कि जो कशेरुकी जंतुओं में ये लाल रुधिर रुधिराणुओं में पाए जाते हैं, जबकि अकशेरुकी में प्लाज्मा में पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन। और यह क्या करते हैं, ये देखिएगा, या अकशेरुकी प्राणियों में या क्या होते, प्लाज्मा में घुला रहता है, और हीमोग्लोबिन किससे जो है ऑक्सीजन से मिलकर, ठीक है, अस्थायी हीमोग्लोबिन बनाता है। उसी में ये ऑक्सीजन से मिलकर जो होता है हीमोग्लोबिन अस्थायी जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो गाइस थैंक्स। अब कल हम लोग जानेंगे जो आपकी टॉपिक अदर एक लेसन है, इसी में लाइव प्रोसेस में आता है ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट क्या होता है, परिवहन किसे कहते हैं। तो उसमें हम जानेंगे रुधिर का परिवहन कैसे होगा, खुला परिसंचरण होगा, ये सभी चीजें जानने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, थैंक्स।